गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग गुड आवाज इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं सर। हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। एक्चुअली आज मुझे दूसरे स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, तो हो सकता है बीच में थोड़ी बहुत दिक्कत आए, वैसे नहीं आएगी। 1D मोशन हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, है ना? हेलो। यस सर। एंड यस सर। 1D मोशन का आप लोगों को कुछ होमवर्क भी था Yes, पाथफाइंडर sir. से, यस सर। यस सर। ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दिन होमवर्क और ट्राई करो। सर उनमें से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मतलब मैंने 3-4 बार ट्राई किया, हर बार थोड़ा थोड़ा मिस्टेक किया, फाइनली सर आंसर से मतलब कि लगभग सही आ गया। अब आप समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूं नेक्स्ट Yes, टर्न sir. तक और ट्राई करो। एक्चुअली यस लिसन। सर। सर एक चीज पूछना था। हाँ बिल्कुल बताऊं। सर एक क्वेश्चन था, उसका आंसर 64 गिवन है, पर मेरा मतलब 3-4 ट्राई के बाद बेटर होते होते 66 आया है उसका आंसर। मतलब मैं अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई करते गया। अच्छा। एक वो क्वेश्चन था जिसमें कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 था, 4 मीटर पर सेकंड Yes, स्क्वायर, उसका और आंसर उसमें एक बेटा जर्क था। हाँ उसका आंसर जो दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है। सर, एग्जैक्ट 64 आएगा। यस। ओके। एक्चुअली हाँ सर, मतलब मैंने कुछ ये गड़बड़ कोशिश कर रहा हूँ बेटा मैं। पाथफाइंडर में ये कोशिश की है कि मैं मेरे स्टूडेंट को सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल्स की कैलकुलेशन में ना उलझाऊं, यस सर। क्योंकि आप अगर जहां भी मैंने आकर देखो जो न्यूमेरिकल डिजिट्स दिए हुए हैं उनकी कैलकुलेशन हमेशा इंटीजर में आ रही होगी। यस सर। तो उन चीजों का मैंने ध्यान रखा है कि हम फिजिक्स सीखें, है ना? तो मैंने क्यों कहा आपको कि एक दिन और ट्राई करिए, वो इसलिए कि 2-2, 4-4 दिन ट्राई करके आपको अपनी गलतियां मालूम पड़ेंगी। अभी मेरी बात समझ रहे ना? और अभी आपको 3-4 दिन लग रहे हैं, थोड़े टाइम बाद ये 3-4 दिन नहीं लगेंगे, 1-2 दिन लगेंगे, और एग्जाम तक आते आते यही आपका 10-15 मिनट में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी। वो तभी होंगी जब हम अपनी डिफिकल्टी से खुद बाहर निकलें। मैं तो बता ही दूंगा, इज इट? सो अब देखिए उस क्वेश्चन का मतलब उसमें जो आपको होमवर्क दिया था उसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर में डिस्क्रिपेंसी नहीं है, और वैसे पूरी पाथफाइंडर में 1 या 2 क्वेश्चंस के आंसर्स में डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन वो बहुत बाद में है, उनको मैंने करेक्शन में डाल दिया है। सो एरर्स ऑलमोस्ट नहीं है इसमें। आज जो मैं बात शुरू करना चाह रहा हूं, आप बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? अच्छा, 1D मोशन के बाद हम लोग क्या शुरू करते हैं? 2D मोशन। 2D मोशन, और यू कैन से मोशन इन ए प्लेन। तो आज देखिए मैंने क्यों कहा मैं होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मोशन इन ए प्लेन का पूरा आइडिया मुझे आपको देना है आज। मतलब क्या क्या मेथड होते हैं इसमें एनालिसिस करने के, इज इट? सो बिफोर वी प्रोसीड 2D 3D मोशन, पहला आइडिया मुझे देना है आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके। किसको? हेलो, मेरी बात आवाज आ रही है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके। यस सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने शायद क्लास में डिस्कस किया था, पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, याद है? और वहां पे ये बात भी डिस्कस की थी कि हम बेस यूनिट वेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे। आप सबको याद आ गया होगा कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी कोऑर्डिनेट का जो यूनिट वेक्टर होता है, जिसको हम बेस यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जैसे एग्जांपल लें कार्टेशियन में आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप फॉर एक्स, जे कैप फॉर वाई, एन के कैप फॉर जेड। इनको डिसाइड करने के लिए हम एक पार्टिकल को कहीं भी अज्यूम करते हैं, है ना? और सपोज एक्स वाला बेस यूनिट वेक्टर डिसाइड करना है, तो हम वाई और जेड कोऑर्डिनेट को अनचेंज रखते हुए एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज करेंगे। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा वो आई कैप की डायरेक्शन होगी। अब आप बोलेंगे सर इतनी ट्विस्टेड बात सोचने की जरूरत क्या है? सीधे याद कर लो ना, एक्स में आई कैप होता है, वाई में जे कैप होता है, जेड में के कैप होता है। तो वहां आपने देखा होगा जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में आए थे तो बेस वेक्टर किधर होंगे डिसाइड करने के लिए यही तरीका काम आया था। और एक बात देखी थी कि अलग अलग पॉइंट पे जैसे ही थीटा बदलेगा, थीटा कोऑर्डिनेट, बेस वेक्टर बदल जाएंगे। और वहां हमने बेस वेक्टर आर कैप और थीटा कैप का डेरिवेटिव फाइंड किया था। आई सजेस्ट यू वंस गो थ्रू दैट।
लेकिन मैं वो बात इसलिए कह रहा हूं कि वहां हमने देखा था कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसके बेस यूनिट वेक्टर हर जगह सेम रहेंगे, दे आर नॉट चेंजिंग विद पोजीशन। तो अगर पोजीशन के साथ चेंज नहीं होते तो वो टाइम के साथ भी चेंज नहीं होंगे। ये एक बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन एंड पोलर, उसके अलावा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और काइनेमेटिक्स में यूज होता है। एक्चुअली उसको हम यूज करते हैं लेकिन हम उसका नाम नहीं लेते, इस कारण से कई कंफ्यूजन होता है। तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। हैव यू हर्ड अबाउट द नेम? नो सर। हाँ, No. तो जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कार्टेशियन तो हमने सीख लिया था, ये आर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो पार्टिकल का पाथ होता है ना उसी को एक्सिस मान लेते हैं। तो हियर path of a particle is assumed to be the axis। अब जैसे सपोज पार्टिकल किसी भी पाथ पे चला, द पाथ में बी स्ट्रेट लाइन, द पाथ में बी एनी कर्व। सपोज आई अज्यूम दिस वे, दिस इज द पाथ, इज इट? तो हम इस पाथ को ही एक्सिस मान लेंगे, और एक्सिस मान लिया तो इस पर किसी एक फिक्स पॉइंट को ओरिजिन ले लेंगे। ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द पाथ इज टेकन एज ओरिजिन। इसको हम नाम देते हैं ओ। सपोज मैंने कहा नहीं, यहां मैंने एक पॉइंट लिया ओ, इसको ओरिजिन ले लिया। तो अब इसमें क्या होगा, ओ के पार्टिकल या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। तो इसमें हम ऐसा एरो लगाते हैं। अब सपोज मैंने कहा पार्टिकल यहां पर है किसी टाइम, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी अलोंग दिस, सी दिस, ये डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे एस। क्या बोलेंगे? एस। और एस को ही बोलते हैं आर्क कोऑर्डिनेट। एस इज नोन एज मींस डिस्टेंस from origin along the path with, अब देखिए एक वर्ड है डायरेक्शन, लेकिन मैं वर्ड डायरेक्शन यूज नहीं करूंगा, विद सेंस ऑफ डायरेक्शन, विद ए सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये वर्ड सेंस ऑफ डायरेक्शन क्यों यूज किया? क्योंकि पार्टिकल या तो इस तरफ जा सकता है या उस तरफ जा सकता है, रहना उसको इसी पाथ पर है ना। तो एक तरफ हम एस को पॉजिटिव मान लेंगे और दूसरी तरफ एस को क्या मान लेंगे? नेगेटिव, माइनस एस। मतलब अगर मैं यहां सपोज ये डिस्टेंस होती है 10 मीटर, तो इस एस की वैल्यू क्या होती है? प्लस 10 मीटर। मान लो मैंने एस इधर लिया होता से 5 मीटर, तो एस की वैल्यू क्या होती है? -5 मीटर। यू गॉट दिस आइडिया? Yes, sir. अब देखिए ये मैं अभी यूज नहीं करूंगा, बस मैंने आपको बता दिया, ये यूज होगा कई दिनों बाद, है ना। अब देखिए इसमें पार्टिकल यहां पर है तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होगा v। एनी डाउट? वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। तो अब इसमें बात क्या हुई, जो इसमें हम वेलोसिटी वेक्टर के बजाय स्पीड डिफाइन करेंगे। स्पीड क्या होगा? v होगा ds/dt। मतलब एक्चुअली s क्या है? पाथ के अलॉन्ग डिस्टेंस, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? स्पीड। एनी डाउट? अब इसमें वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? v वेक्टर। v वेक्टर के लिए अब देखिए इसमें हम दो यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे, एक यूनिट वेक्टर पाथ के टेंजेंट और दूसरा पाथ के नॉर्मल। तो यहां पे हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे ऐसा, दिस, और एक लेंगे पाथ के नॉर्मल इस तरफ, इसको बोलेंगे टाउ कैप और इसको बोलेंगे एन कैप। क्या बोलेंगे? टाउ कैप। टाउ कैप इज
tangential unit vector, and n cap is normal unit vector. अब देखिए जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है ये इस तरफ भी हो सकता था, इस तरफ भी हो सकता था, लेकिन इसको हमेशा लेते हैं कॉन्केव साइड, ऑन कॉन्केव साइड। आइडिया समझ में आया? तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर लिखना होगा, जो स्पीड है वेक्टर से मल्टीप्लाई, और इसमें यूनिट velocity के लिए, so v vector will be what? v into tau cap. So that is I am discussing only introduction. Now see, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन था। सर v इंटू टाउ कैप क्यों होगा? क्या? सर v वेक्टर v इंटू टाउ कैप क्यों होगा? यस, हमेशा सर v यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी, पहले आप ये बता दीजिए। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा पाथ के टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है और किसी डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता। अच्छा, ओके सर। ये बात समझ में आ गई? ये मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। नो सर, मुझे लगा कि जो v है वो स्पीड, वो आई मीन वेलोसिटी है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ बेटा, दोबारा पूछना। मैं फैक्ट लिख रहा हूं, व्हाई दिस इज एज velocity vector is always along the tangent to the path. Now just see, any doubt in this? ये fact है, velocity vector is always along the tangent to the path. Now anyone Yes, sir. having doubt in this? No, sir. Okay. No, sir. Just again, मैं इन बातों को बहुत डिटेल में लूंगा, बट मैंने एक आपको इंट्रोडक्टरी आइडिया दिया कि ऐसा भी तो लेके हम मोशन एनालाइज कर सकते हैं। और ये जो मोशन का आइडिया है ना, पूरी 2D मोशन में सबसे ज्यादा यही यूज होता है। मतलब प्रोजेक्टाइल को तो हमने कर लिया, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों ने शायद सबने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा भी होगा ना? यस सर। एक बार आपने Yes, काफी sir. अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट स्टिल वी लर्न सो मेनी थिंग्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। और सो मेनी थिंग्स सीखने का मतलब जानते क्या हुआ? आपने जो सीख रखा है उसी की अगर मैं प्रैक्टिस करता हूं तो कोई बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। देयर मस्ट बी न्यू मेथड्स, इज इट? तो मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो आइडिया था इसको इरेज कर दूं? एनी डाउट इन दिस? सर एक बार नोट करना है। ओके, जस्ट नोट इट। हो गया सर। सर हो गया। अब देखिए हमारे पास जो मेथड ऑफ एनालिसिस होगी 2D मोशन की या 3D मोशन की, वो मेथड क्या होंगे पहले उनको डॉक्यूमेंट कर लें हम। मेथड्स of analyzing motion in a plane or space। अब देखिए, जब मैं कोई चीज डॉक्यूमेंट कर रहा हूं तो मैंने 2D 3D नहीं बोला। 2D मीन्स मोशन इन ए प्लेन और 3D मीन्स मोशन इन ए स्पेस। अब देखिए, हमें इसके जितने भी मेथड हैं वो सारे मेथड आने चाहिए और उन सारे मेथड पे बड़ा कमांड होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, एक चीज बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हम जो स्पीड इंप्रूव करते हैं वो स्पीड इंप्रूवमेंट बहुत प्रैक्टिस से नहीं होता, वो प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करने से बहुत क्विक सॉल्यूशन आते हैं। अच्छा मेथड सिलेक्शन करने से स्पीड का ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। सो हियर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब या कहें जो सबसे कॉमन मेथड है, मैं उसको ले लूं, यूज ऑफ
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये सबसे कॉमन मेथड है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको ये हर जगह सुटेबल नहीं होता, क्योंकि आप सब लोगों ने सर्कुलर मोशन भी तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। Yes, sir. अब याद Yes, करो, sir. सर्कुलर मोशन में हम आर्क कोऑर्डिनेट वाला मेथड यूज करते थे बिना बताए, Yes, sir. याद आ गया? यस सर। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कौन सा यूज करते थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन अब हम हर मेथड हर जगह यूज करेंगे। एक और बड़ा रिमार्केबल मेथड दूंगा आपको, सेकंड यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, थर्ड यूज ऑफ आर्क कोऑर्डिनेट, एंड फोर्थ मेथड। अब देखिए ये जो तीनों मेथड हैं पहले वाले, इनमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहा है ना, बट फोर्थ मेथड इज वेरी रिमार्केबल, यूज ऑफ वेक्टर्स। किसका यूज? वेक्टर्स का यूज, एंड स्पेशली विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ एंड समथिंग एल्स, जो भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं बताऊं आपको, मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो वो मैं कहाँ से पढ़ लूं? मैंने लीड ज्वाइन की थी। हाँ हिमांशी, कि तो शेयर करिए। हम आप कुछ बोल रहे थे? यस सर। सर अभी- मैं लेट से ज्वाइन की हूँ लेट से पोलर कोऑर्डिनेट। हाँ कोई बात नहीं। I mean, ये सर मैं आप कौन बोल रहे हैं? सर श्रेया तिवारी। श्रेया तिवारी, कोई बात नहीं, ये नाम तो सुन सकते हैं ना, ये 4 मेथड है। यस सर। सर तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ से पढ़ लूं? बिल्कुल, मैं मतलब बता कैसे पढ़? मैं देखो, आज मैंने कहा मैं केवल नाम ले रहा हूं, है ना, टेंशन सर मत मैं भी सर शुरुआत में नहीं था। बेटा, टेंशन मत लो, वो विल डिस्कस। यस सर। मैं श्रेया, मुझसे क्लास के बाद आप जस्ट मेरा नंबर आपके पास होगा, एक ग्रुप में देख लेना, एंड जस्ट मेक मी कॉल। मैं थोड़ा सा आपको राइट अप दे दूंगा पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ना कहां से है, बट व्हेनेवर इसका यूज होगा मुझे एक बार दोबारा बताना है, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा भी, है ना, क्योंकि देखो यस सर। एंड वो मैं बता दूंगा, मैंने बच्चों को स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, अपने नोट्स दिए हुए हैं, वो बता दूंगा मैं कहां पे है, ठीक है, और आपको नहीं होगा तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, उसकी परेशानी मत लो। लेकिन मैं एक चीज को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा एक बार बताने का मतलब यह नहीं होता कि मेरे स्टूडेंट सब कुछ सीख गए, चीजें बार बार बतानी पड़ती हैं। तो जब पोलर कोऑर्डिनेट यूज होगा ना पहली बार, तो मैं एक बार उसको बताऊंगा, है ना। सर may I call you tonight? Yes, you can all. One more thing, आपकी क्लास 10:15, 10:30 तक फ्री हो जाता हूं, है ना, एंड फ्रॉम 10:30 to 12 anyone can call me. मेरा सोने का काम 12:30 के आसपास होता है, और उस बीच में मेरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं और अपना काम करता हूं, मुझे अगली क्लास में क्या करना है। तो यू फील फ्री टू कॉल मी। मॉर्निंग में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मॉर्निंग में मैं फिर अपनी क्लासेस के प्रोग्राम में बिजी हो जाता हूं, और उस टाइम कॉल उठा पाऊं ना उठा पाऊं गारंटी नहीं है, बट 10:30 to 12 ये 1.5 घंटे आप लोग आराम से फ्री होकर बात कर सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑल्सो। आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई स्पेसिफिक आइडिया दिमाग में आए, सर इसमें ऐसा कर लें तो क्या होगा, वो सब डिस्कस कर सकते हैं, है ना। खैर अभी इसको हटाएं नाउ। सर कल मैंने आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी भेजा था। हाँ वो बेटा, आपने नहीं देखा। हाँ एक्चुअली व्हाट्सएप मैसेज आप सॉल्यूशन भेजोगे तो एक बार आपको मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज मैं रेयरली देखता हूं, है ना। ओके सर। मैंने आपसे कहा था कि आप अपना रेफरेंस देते हुए एक बार, अगर नहीं देखो तो वैसे देख लेता हूं, नहीं देखो तो कॉल कर दो, सर मैंने भेजा था, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। चलो अब हम बात शुरू करते हैं। ये 4 मेथड है ना। 1D 2D 3D मोशन में जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है, क्या यूज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा, एंड मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, या ये कहें हमारे जो प्रैक्टिस मटेरियल हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सूट करते हो, मतलब उनसे सॉल्व हो जाते हैं। और इवन इफ यू सी द IIT JEE एडवांस सिलेबस,
उसमें भी लिखा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ओनली। आप ध्यान से देखना, एक बात और, आपकी स्टडी टेबल पर सामने आईआईटी एडवांस और मेंस और जो लोग फिजिक्स ओलंपियाड की बात कर रहे हैं वो तीनों सिलेबस अलग अलग लगे होने चाहिए। अब देखिए, अगर आईआईटी एडवांस सिलेबस में लिखा हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ओनली, इसका मतलब यह नहीं कि पोलर कोऑर्डिनेट यूज नहीं करना। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चंस वो पूछेंगे वो सारे क्वेश्चंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से बड़ी आसानी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से सॉल्व हो जाएंगे, बड़ी आसानी से नहीं कह सकते। लेकिन उनमें से कई वैरायटीज ऐसी हैं जिनमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बजाय अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर लें तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं लास्ट में वेक्टर मेथड यूज कर लूं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के यूज में एक बड़ी रिमार्केबल चीज है। फर्स्ट वी डिस्कस टुडे यूज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यूज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन एनालाइजिंग 1D 2D 3D मोशन। अब इसमें जो रिमार्केबल फैक्ट क्या है, बेस यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कांस्टेंट्स। अब चलो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वो ये, आप सबने प्रोजेक्टाइल मोशन डील किया होगा इससे पहले? ऐसा कोई है जिसने कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा हो? नो सर। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाई वी आर एबल टू एनालाइज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली? Sir, because both the coordinates means both the unit vectors are मतलब independent of each other. Are you sure? Yes sir. Means these, आपने क्या कहा, क्या इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से? Sir, like if there is an acceleration in the y direction, then it doesn't affect the motion in x direction. No, beta, this is not a real fact. Real fact is written here. I cap, J cap, K cap are constant. Because of that, हम इन तीनों कंपोनेंट्स मोशन को सेपरेटली एनालाइज कर सकते हैं। अब देखो, मैं वन बाय वन करके बात करूंगा। सपोज आई टेक हियर पोजीशन वेक्टर। किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर में क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें कोई डाउट? अब अगर पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो कम से कम एक कोऑर्डिनेट या दो या तीनों टाइम से बदल रहे होंगे, तो हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर। अब आपको लग रहेगा सर ये तो हमें मालूम है, सर ये क्यों बता रहे हैं, बट इट इज ए वेरी रिमार्केबल फैक्ट। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जस्ट सी द फर्स्ट टर्म, इट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड आई कैप। आई कैप इज ए कांस्टेंट, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा। सो व्हाट आई गेट हियर, एक्स डॉट आई कैप। ये डॉट नोटेशन समझ गए, डी बाई डी टी। ये डॉट नोटेशन को लगे, डी बाई डी टी को मैं डॉट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? No sir. Okay. No, sir. Similarly, y dot j cap plus j dot k cap. You got the idea? मतलब आप देखिए, Yes, जब sir. मैंने इस टर्म को डिफरेंशिएट किया तो इससे कुछ भी पोर्शन निकल के j कैप एंड k कैप में ऐड नहीं हुआ। अगर i कैप कांस्टेंट नहीं होता तो यहां से कुछ चीज निकल के इधर उधर जाता। शायद इस बात को इतना अच्छे रियलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इन पैरेलल पोलर कोऑर्डिनेट की बात भी करूंगा इस हाफ बोर्ड पर। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर? A vector is x double dot I cap plus y double dot j cap plus z double dot k cap के। आप लोग आज लेटर्स के साइज में तो कोई दिक्कत नहीं,
दे आर क्लियरली विजिबल? No, sir. No. तो थोड़ा सा बड़ा Yes, कर sir. दीजिए। हाँ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बट के ये दिक्कत इसलिए आ रही है शायद आप बेटा शिमांशी, यू आर वाचिंग लेक्चर ऑन मोबाइल? Yes, sir. yes, Sir, please note that my name is Shreya Tiwari. कोई बात नहीं, मैं कौन बेटा? श्रेया? Yes, sir, Shreya. श्रेया, अगर आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप अरेंज कर सकते हो, उस पर देखो तो आपको स्क्रीन बड़ी दिखाई देगी। खैर थोड़ा लेटर हाँ, बड़ा सर, कर दूंगा, वो- कि देखो क्या होगा कि चीजें एनालिसिस कई बार बहुत लंबी जाएगी, और अगर हम बड़े लेटर लिखेंगे तो पूरी चीज मैं आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। खैर मैं अब थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ये आर कॉन्स्टेंट्स को मैं यहां लिखता हूं, आई कैप एंड जे कैप आर कॉन्स्टेंट। Now the same thing I will do in polar coordinates. Use of polar coordinates. Shreya, that is the first time for you, है ना? बट कोई बात नहीं, आप इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। हो सकता है आपको पोलर कोऑर्डिनेट वाला आइडिया नहीं समझ में आए, तो मैं आज आपको एक प्रॉपर राइटअप दे दूंगा। सी इन पोलर कोऑर्डिनेट व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? यहां पे हमारे पास बेस यूनिट वेक्टर थे, कौन से? बेस यूनिट वेक्टर्स थे आर कैप एंड थीटा कैप। कैसे थे आर कैप थीटा कैप? नाउ आई एम कमिंग हियर ऑन पोलर कोऑर्डिनेट। व्हाट इज दिस? सपोज आई टेक दिस। इस पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है? एक होता है ओ ओरिजिन, और एक रे होती है। क्या होती है? रे मींस डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस डायरेक्शन और फिक्स डायरेक्शन। रेफरेंस डायरेक्शन, इसको हम बाद में आरडी सिंबल से लिख दिया करेंगे। आरडी मींस रेफरेंस डायरेक्शन। अब देखिए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक तो आर और थीटा। आर है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड थीटा इज एंगल फ्रॉम द आरडी, रेफरेंस डायरेक्शन। तो अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं, तो हाउ आई कैन लोकेट दिस पॉइंट? ये होगा वेक्टर आर और ये एंगल होगा थीटा। अगेन अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें मुझे बेस यूनिट वेक्टर डिफाइन करने हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप जैसे। तो तरीका क्या होगा? दो कोऑर्डिनेट हैं, कौन कौन से? आर और थीटा। हियर आर द कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। तो आर के लिए बेस यूनिट वेक्टर डिसाइड करने के लिए हम क्या काम करेंगे? थीटा को चेंज नहीं करेंगे, केवल आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन ले लेंगे, तो ये इस तरफ होगा। इसको बोलेंगे आर कैप, इसको बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर और रेडियल। कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं इसको? रेडियल। और दूसरा थीटा के लिए जो हमें बेस यूनिट वेक्टर लेना होगा, उसके लिए आर नहीं चेंज करेंगे, थीटा को इंक्रीज करेंगे। और थीटा को इंक्रीज करेंगे, देन दिस पार्टिकल विल बिगिन टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे थीटा कैप, और इसका नाम होता है ट्रांसवर्स। आई एम writing again here, somewhat bigger. Transverse. Now सबको चीजें रिकॉल हो गई होंगी। तो इसमें जो बेस यूनिट वेक्टर होते हैं आर कैप, थीटा कैप। थीटा कैप आर कैप के परपेंडिकुलर होने की जरूरी है। बेटा व्हाट इज आइडिया? बेस यूनिट वेक्टर डिसाइड करने का रूल क्या था कि आप जिस कोऑर्डिनेट का बेस यूनिट वेक्टर डिसाइड करना चाहते हैं, उस कोऑर्डिनेट की इंक्रीजिंग डायरेक्शन, अज्यूमिंग ऑल अदर कोऑर्डिनेट फिक्स। तो अगर थीटा वाला मुझे बेस यूनिट वेक्टर डिसाइड करना है, तो मैं आर को फिक्स कर दूंगा। आर ये, इसके लेंथ नहीं चेंज करूंगा, आर कांस्टेंट कर दूंगा, है ना। और इस थीटा को बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल इधर ही तो चलेगा। यस। You got the idea? So this is transverse direction. अब एक चीज और भी है, ये जो आर कैप थीटा कैप है, ये कांस्टेंट नहीं है। They are not constants and change
विद थीटा। अलग अलग थीटा पे इनकी वैल्यू अलग होगी। ये बिल्कुल विजुलाइज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं आर को इधर लिया होता तो आप देखिए आर कैप इधर होता, थीटा कैप इधर होता। जैसे थीटा बदलेंगे आर कैप थीटा कैप दोनों बदल जाएंगे। ये विजुलाइज कर सकते हैं आप। यस सर। अब Yes, देखो ये एक बार हमने बहुत पहले भी लिया था, आज रिवाइज हो रहा है। अब मैं दो फार्मूले उस टाइम आपको बताए थे उनको लिखूंगा। व्हाट इज आर कैप डॉट मीन्स आर कैप का टाइम सा डेरिवेटिव। अगर आप याद करें तो होगा थीटा डॉट थीटा कैप एंड थीटा कैप का डॉट था माइनस थीटा डॉट आर कैप। ये दो फार्मूले कुछ कुछ याद आए? यस सर। ठीक। सर एक बार इनको वापस, अब एक काम करते हैं, इसमें मैं वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर लिखता हूं। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? यहां पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर आर कैप। समझ? सर हाँ, सर आर यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे हो सकता है सर? यूनिट वेक्टर तो कांस्टेंट होता है ना? किसने कहा यूनिट वेक्टर कांस्टेंट होता है? सर कार्टेशियन सिस्टम ने। कार्टेशियन में होता है। यही तो खास बात है। जो इंपॉर्टेंट चीज थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि बेस यूनिट वेक्टर्स आर कांस्टेंट। हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं होता। यस सर। पोलर कोऑर्डिनेट में यही तो एक खास बात आई, बेस यूनिट वेक्टर्स आर नॉट कांस्टेंट। अब देखिए ये कुछ ऐसी बातें हैं, शायद इनको आपके साथ में डिस्कस करने के लिए हो सकता है एक आध क्लास की इस तरह की हमें जद्दोजहद करनी पड़े, है ना। लेकिन एक बार आप इन चीजों को दिमाग में सेट किया ना तो आगे बहुत सारे कंफ्यूजन्स नहीं आएंगे। मतलब आप बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएंगे। सर आप रिपीट कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया। क्या बेटा? हाँ, एक बार दोबारा पूछो। ये सब प्लीज रिपीट कर दीजिए, सर नहीं समझ में आया। कौन सा? ये पोजीशन वेक्टर? यस सर। नहीं सर, उसके ऊपर वाला से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। यूज ऑफ पोलर वेक्टर्स। अच्छा एक मिनट तक आप कौन बोल रहे हैं? श्रेया? श्रेया ये आपने पूछा है ये चीज? यस सर। बेटा अभी आपने कहा ये आपने पढ़ा नहीं है तो Yes, sir, मैंने पूछा है। तो ये फार्मूला है, इसको आप अभी याद कर लो, हमें यूज करना है इसको। मैंने एक दिन पहले समझाया था बट आई विल टेक इट अगेन। आज मुझे कोई और बात करनी है तो इस फार्मूले का डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं। कैन यू यूज दिस फार्मूला? जैसे जैसे साइन हाफ डिराइव किया है, साइन डिराइव थोड़ी नहीं किया, हमने याद कर लिया। ऐसे आज just cooperate me, we will use this formula. Okay? Later in some class I will discuss it. अब देखिए what is velocity vector? Velocity vector V will be what? R vector dot means R का time derivative. यही होगा ना velocity vector? यस सर। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो प्रोडक्ट हैं। देखिए ये दोनों वेरिएबल हैं तो यहां प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। एक बार आर डिफरेंशिएट होगा, आर कैप नहीं होगा, अगली टर्म में आर कैप डिफरेंशिएट होगा, आर नहीं होगा। सो व्हाट वी हैव हियर आर डॉट आर कैप प्लस आर इनटू आर कैप डॉट। नाउ यू गॉट इट? वी हैव यूज्ड प्रोडक्ट रूल। यस सर। अब Yes, आर sir. कैप डॉट की वैल्यू यहां से रख दें। सर ये आपने थीटा थीटा कैप के बाद क्या लिखा है? थीटा थीटा कैप के बाद एंड, ये ऐसा सिंबल होता है ना एंड का, मैं जरूर दोबारा sir. बना दूं। अब समझ में आ गया? यस सर। हाँ अब देखिए ये आर कैप की वैल्यू रख दी, ये समझ में आ गई। अब आर कैप डॉट की वैल्यू थीटा डॉट थीटा कैप यहां से उठा के रखता हूं। सो व्हाट आई गेट हियर आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप।
आपने देखा इसको? यस सर। अब एक खास बात जानते हो क्या निकल के आई? वो ये कि यहां जब आर कैप वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक थीटा कैप वाली टर्म निकल रही है। यस सर। सो हियर आर कैप एंड थीटा कैप दोनों बेस यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। क्या इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हो? नो सर। नो। No, तो sir. अब सर एक देखिए, यूनिक वेक्टर का listen, डिफरेंशिएशन दूसरे से रिलेटेड है। अब जरा आइए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोजेक्टाइल में एक्स एंड वाई को हम या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर पा रहे थे। इज देयर वाज एनी रीजन बिहाइंड ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स? अब मुझे बताइए। सर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। और अभी तक क्या सोच रहे थे? कि सर यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, वो कांस्टेंट होंगे नहीं, वो बात अलग। हमेशा। हाँ, अब कुछ आइडिया क्लियर हुआ? जैसे ये छोटे छोटे बेटा जो मिसकंसेप्शन है ना, ये अभी टाइम है दूर करने का। मैंने इसलिए आपको बहुत पहले कहा था कि इनिशियल आई में टेक हो सकता है कुछ चैप्टर कंप्लीट करने में हमको 2-5 क्लास ज्यादा लग जाए, और वो इनिशियल ही होगा। लेकिन इन चीजों को एक बार आपने समझ लिया ना तो आगे बहुत फास्ट चलेंगे। सो नाउ वी कैन सी हियर। तो यहां पे देखिए आर कैप को हमने डिफरेंशिएट किया, कौन सी टर्म मिली? थीटा कैप। ये भी तो मिली। इट मींस हियर आर कैप एंड थीटा कैप डेरिवेटिव्स are not independent from each other. Dependent from each other. ये एक दूसरे से डिपेंड नहीं है, बट यहां आई कैप, जे कैप, थीटा कैप के डेरिवेटिव्स 0 हैं तो डिपेंडेंसी की सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोलर कोऑर्डिनेट में हम आर कैप, थीटा कैप कंपोनेंट्स को सेपरेटली एनालाइज नहीं कर सकते। सो हियर गॉट द आइडिया? इस बात को Yes, समझ? sir. तो यहां हम क्या लिखेंगे? हियर बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्टेंट फैक्ट, बिकॉज आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कांस्टेंट्स, we can analyze x, y and z components of motion separately. So just you want to note down this? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। हो गया? देयर इज सम डाउट फ्रॉम एनीवन? सर आपको पता है नहीं था कि वो वी नॉट कांस्टेंट है, उनको भी डिफरेंशिएशन में इंक्लूड करने के बाद अगर विजिबल नहीं है। ये किसका डाउट है? मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। एक्चुअली ये जो किसने डाउट पोस्ट किया है, नाम नहीं आ रहा, क्या आप डाउट बोल सकते हैं? ये सर मुझे पूछना था कि आपने जब पोजीशन वेक्टर को लिखा ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सर तो आपने उसको डिफरेंशिएट किया। सर तो उससे पहले तो हमें पता ही नहीं था ना कि जो बेस यूनिट वेक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है, वो तो आपने प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएट किया ना। उससे जी पहले नहीं, तो हमें शॉर्ट प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएट नहीं किया बेटा, उस फैक्ट को सर यूज आपने बोला ना कि ना 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 वो यूज नहीं आया तो कांस्टेंट आ गया फिर। वो यूज किया तभी तो मालूम पड़ा कि इससे कोई टर्म इधर नहीं आ रही है, लेकिन यहां क्या हो रहा है देखो, इससे एक टर्म निकल के इधर आ रही है। मतलब ये कंपैरिजन किया, इसमें x वाले का डिफरेंशियल हमेशा x में ही रहेगा, y वाले का हमेशा y में रहेगा, y वाले कोई भी टर्म डिफरेंशिएट होने के बाद z और x में नहीं जाएगी। बट यहां क्या था, r वाले की टर्म डिफरेंशिएट होने के बाद में जाएगी। ऐसे थीटा कैप वाले किसमें आएगी, r कैप में।
तो वो मतलब इंडिपेंडेंट वो नहीं एक है। दूसरे से हाँ आप बोलो। मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इसलिए वो कांस्टेंट प्रूव होगा उसमें। जी नहीं, वो कांस्टेंट है इसलिए इंडिपेंडेंट है। ओके सर, मतलब आपने वो रिवर्स करके प्रूव कर लिया, समझ गया सर। प्रूव नहीं किया है। कांस्टेंट थे। जस्ट सी, अब देखो क्या है, मेरे लिए मैथमेटिक्स के फैक्ट हैं, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहूंगा कि हमने प्रूव किया या वेरीफाई किया या शो किया। मैथमेटिक्स के जो आइडिया हम और यूज सर- कर रहे हैं वी यूज एज ए फैक्ट। सर हाँ। सेकंड ओके वाले सर। सर पोलर कोऑर्डिनेट के डिपेंडेंस को हम लोग ऐसे भी मतलब विजुलाइज कर सकते हैं सर, जैसे कि अगर हम लोग थीटा चेंज कर रहे हैं यस तो उस पी पॉइंट का सर एक्स और वाई दोनों चेंज हो जा रहा है। बेटा, जब तो सर एक मिनट, जब पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो एक्स वाई की बात ही नहीं कर रहे, विदाउट थिंकिंग सर मतलब आर और थीटा दोनों चेंज हो जा रहा है। यस ओके। यस सर। नाउ जस्ट आई इरेज इट। सो अगर जहां कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन की बात है तो उसके लिए बात करने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान देना होगा एक्सेलरेशन से। और सबसे सिंपल मोशन कौन सा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। कौन सा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, है ना। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के बारे में एक बात और लिखेंगे हम, वेक्टर में जो नोटेशंस हैं उसमें इक्वेशंस क्या होंगी, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन motion. What a vector is constant. हमने अब देखिए ए वेक्टर को, मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो व्हाट आई कैन राइट पर्टिकुलरली हियर, सो हियर we can write first equation, v vector will be equal to u vector plus a vector into t. Any doubt in this equation? No, sir. Similarly, I can write No, second sir. equation. That is r vector is equal to r naught vector plus u vector into t plus half a vector into t square. Any doubt in this? नो सर। No, Can sir. we write third equation in vector form? सर थर्ड इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं सर? थर्ड इक्वेशन में तो स्क्वायर होता है सर, वेक्टर Yes. का स्क्वायर कैसे करेंगे? Now, what is a square? Square is self product. Means किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर उसको वेक्टर माने, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। So can we say सर v लिख तो square is v सकते dot होंगे आई t? थिंक। यस सर। Now I'm writing the equation here. फिर देखेंगे ऐसा क्यों आया। वेक्टर v is v square means अब यहां क्या होगा, स्पीड v square is equal to u square plus 2a dot r minus r naught. थर्ड इक्वेशन आप लोग समझ पा रहे हैं या मुझे एक्सप्लेन करना होगा? समझ रहे हैं सर। Anyone having doubt in third equation? नो सर। Okay. अब देखिए ये थर्ड इक्वेशन हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देगी, बहुत बड़ा एडवांटेज। लेट अस सी a special result from the third equation. I can write here equation number 1, equation number 2 and equation number 3. अब देखिए r माइनस आर नोट को हम लिखते हैं डेल्टा r. Let vector r minus r naught is denoted by delta r means displacement. ये तो समझ सकते हैं आप। तो आप देखिए ये v स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा r. And now let us think,
डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर आपको ध्यान हो, मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में 10-15 मिनट बात की थी और वहां यह बताया था कि डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर पहले वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट का प्रोडक्ट होता है। ध्यान आ रहा है? जब एक वेक्टर और दूसरे का पैरेलल कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जब एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हम यूज करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। Cross product. So can I write here this v square is equal to u square plus 2a into delta r in the direction of a. अब देखिए, मैं ग्रेविटी की बात करूं, मोशन अंडर ग्रेविटी, इज इट? सपोज आई से ए पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर लें, एक कांस्टेंट कोई पार्टिकल को फेंक दिया तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। सपोज मैंने कहा नहीं, ए पार्टिकल इज मूविंग इन दिस वे एंड से हियर इट्स वेलोसिटी इज समथिंग v1 and say here its velocity is what? v2. And this is what displacement from this instant to that, what I call it delta r vector. ये बात समझ पा रहे हैं आप? सिचुएशन सी हियर। अब यहां मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, व्हाट आई कैन राइट हियर, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस 2a डॉट, अब एक जगह आ जाएगा g डॉट डेल्टा r, बिकॉज हियर a इज इक्वल Yes, टू sir. g and that is in this way. Now just see, मैं एक काम कर सकता हूं, अब g की डायरेक्शन में डेल्टा r का कंपोनेंट ये होगा। See, this is the component of delta r in the direction of g. समझ में आया? सपोज ये जो डिफरेंस था हाइट का, इसको मैं बोल दूं h, क्या बोल दूं? h. So राइट हियर, दैट इज दिस इज ये v2 स्क्वायर होगा, ये v1 स्क्वायर होगा, ये v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh। आप इस इक्वेशन को समझ पा रहे हैं? Just see this equation. आप सब लोग फिजिक्स काफी पढ़े हुए हैं तो आप सोच सकते हैं, अरे सर ये तो हम वर्क एनर्जी से, एनर्जी कंजर्वेशन से लिख सकते थे, शायद कई लोगों को ध्यान भी आ रहा होगा। यस सर। लेकिन Yes, sir. आप जरा सोचो, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वहां वर्क एनर्जी थोड़ी यूज करना है। एंड नाउ वी हैव रिटन द सेम इक्वेशन बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स। क्या हमने वर्क एनर्जी कुछ यूज यस किया? सर। अब देखिए, ये स्ट्रेंथ है। अगर आप अपने मेथड्स को जानते हैं बहुत ढंग से, तो कई सारे ऐसे काम आप सोच पाएंगे। एंड दिस इज द इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करना चाहेंगे। क्योंकि जनरली इफ यू सी एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, कहीं पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन में इस इक्वेशन का यूज नहीं करते। इस कारण से कई इक्वेशन बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। Shreya, sir, please send today's class recording because of bad weather. I am unable to connect. Okay, कोई बात नहीं। Shreya, just request Padam sir, he will send you recording. अच्छा, recording किसी को जरूरत हो तो पदम सर को रिक्वेस्ट करें। आप सर मुझे स्टार्टिंग से देखना है ना, वो आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद भी उस रिकॉर्डिंग में कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे फोन कर सकते हैं, मैं वो पॉइंट समझा दूंगा। नाउ सो दिस इज, ये जो इक्वेशन हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एसेट हुई प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करने के लिए। सो वी विल बी रेडी टू यूज इट और नॉट? Yes sir, ready to use. So just note down this idea.
क्या समझ में नहीं बेटा? डेल्टा आर, ये सर डेल्टा आर वेक्टर एच कैसे हो गया सर? ये ए डॉट डेल्टा आर है। क्या है? जस्ट सी सेकेंड कॉलम सर, की A थर्ड लाइन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा आर। समझ में आया? यस सर। a इज इक्वल टू जी। अब देखो अगली लाइन में है, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2g डॉट डेल्टा आर। समझ में आया? यस सर। मैं मीनिंग यूज करूंगा, कंपोनेंट ऑफ डेल्टा आर अलोंग जी। रिपीट कर दोगे सर, सुनाई दिया। आप समझ में आया नहीं आया? यस सर। अभी यही तो मैंने उस टाइम डॉट प्रोडक्ट के लिए कहा था कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फार्मूलों से ज्यादा चीजें काम आएंगी उसके मीनिंग की। एक्चुअली मैं इन कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं और इस कारण से सब्जेक्ट को ज्यादा सिंप्लिसिटी से देख पाता हूं, और हम लोग शायद फार्मूले पे ज्यादा भरोसा करते हैं। सर हो गया। हो गया? नाउ इसको इरेज करते हैं। तो अब देखिए हमें बिल्कुल सिस्टमेटिकली 1 by 1 चलना है, लेकिन मैं अभी आपके बारे में इतना नहीं जानता। आप सबने प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है? यस सर। Anyone who has not studied projectile motion at all? सर मी सर मैं अब देखिए क्या है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ उनके लिए भी, और जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए भी, नाउ वी रिविजिट द थिंग्स वन बाय वन। हम किसी चीज को लाइटली न लें। तो आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले मेथड की बात करूंगा, एंड नेक्स्ट क्लास में हम उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेंगे, एंड देन मैं दूसरे मेथड्स की बात करूंगा, क्योंकि पहले मेथड्स की पूरी बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। से द फर्स्ट आइडिया ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज यूज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना, एंड सेकंड मेथड में यूज करूंगा वेक्टर्स। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैं बेसिक मेथड यूज करूंगा वो क्या होंगे? मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग projectile motion. First one, Cartesian components, and second one, vectors. और वेक्टर्स का मेथड यूज करते हुए मैं बात करूंगा ज्योमेट्री, क्योंकि वेक्टर को हम आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में भी यूज कर सकते हैं और ज्योमेट्री के टर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए वेक्टर मेथड आपको बहुत बड़े एडवांटेज देगा, लेकिन उस वेक्टर मेथड को समझने के लिए हमें कार्टेशियन कंपोनेंट मेथड को अच्छे सीखना होगा, और उन बातों को भी देखना होगा कहां यह मेथड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। खराब मतलब कहां यह मेथड बहुत लंबे सॉल्यूशन देता है और हम उन्हीं सॉल्यूशन को करते रहते हैं। सपोज I may recall one thing, जिन लोगों ने कोई क्वेश्चन किया होगा वो ये मैं बता दूं। Suppose I throw a ball from a height h and with velocity u and it strikes here at ground and I call this range. अब कंडीशन ये है कि इस रेंज को मैक्सिमम होने के लिए इसका एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। दैट क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए ड्रॉप करके छोड़ रहा हूं जिन लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है। व्हाट इज वेलोसिटी u, फाइंड एंगल थीटा फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज r, और दिस हाइट इज h। दिस क्वेश्चन ये जब नंबर में डील करूंगा मैं उनके लिए छोड़ रहा हूं जिन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है। ओके, सो कैन आई इरेज, ये क्वेश्चन इरेज कर दूं आप? यस सर। नाउ आई एम कमिंग हियर वन बाय वन सिस्टमेटिकली बात करेंगे। पहले यूज ऑफ
कार्टेशियन सर जो आपने मेथड ऑफ एनालाइजिंग मोशन इन प्लेन बताया था सर, उसमें आपने लास्ट वाले 2 मेथड नहीं बताए। हाँ, 2 मेथड नहीं बताया, वो मेथड प्रोजेक्टाइल मोशन एनालाइज करने के लिए यूज नहीं करेंगे, उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब लिसन, मैं यूज करूंगा उसमें, ऐसी बात नहीं है, और आपको दिखाऊंगा कि अगर आर कोऑर्डिनेट का मेथड या आप पोलर कोऑर्डिनेट का मेथड प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट सिंपल होंगे, उनको डिस्कस करूंगा, अदरवाइज दे विल बिकम टू कॉम्प्लेक्स। लिसन, तो यूजुअली अब देखो, वैसे तो आप देखें यही मेथड हर जगह मिलेगा, मैं आपको एक मेथड एक्स्ट्रा दे रहा हूं। जो बीच के 2 मेथड है कौन कौन से, पोलर कोऑर्डिनेट का यूज और आर्क कोऑर्डिनेट का यूज, उनको मैं लूंगा केवल ये देखने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन की कौन कौन सी बातों को एनालाइज करने के लिए सुटेबल होंगे और कौन कौन सी बातों को एनालाइज करने के लिए ये हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, उन बात को देखेंगे। तो अभी मैंने जो मेथड ऑफ प्रेफरेंस की बात की, कौन कौन से, कांस्टेंट, ये कार्टेशियन कंपोनेंट एंड वेक्टर मेथड। तो पहला हम लेंगे दिस वन, कार्टेशियन कंपोनेंट। वन मोर थिंग, प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे चलें, सो सम जनरल आइडियाज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा एक बात बताएं, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जी को कांस्टेंट लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताएं, सपोज मैं कोई एक प्रोजेक्टाइल फायर किया, आई हैव 2 थिंग्स, कंसीडर 2 projectiles. A has range about 10 kilometer, but maximum height about, say, 1000 kilometers. Is it? B has range about 1000 kilometer, but maximum height of 10 kilometer. बात समझ गए? दोनों में से in which of the above acceleration due to gravity can be assumed fairly constant. अब एक काम करें, इसको मैं इसको रेंज मैं 5000 कर दूं, कितना? 5000. Sir, none of the two. In which of the above acceleration due to gravity can be assumed fairly constant? Option A, first option A, second B, third A and B, fourth none. So both A and B. Sir, none. Sir, B. Sir, D. मतलब The sir D. fourth. Then 1, 2, 3, 4. There are 4 options. 1, 2, 3 and 4. कौन सा ऑप्शन? 1,
अच्छा ये Rn4 एक्चुअली ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रोजेक्टाइल मोशन की। हियर द आंसर शुड बी 1। ये मेरा आंसर। अब देखिए सर, एक एक question बात पे था। आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। यस। नाउ अब देखें, जी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये क्या होता है? जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर R ऑफ द square. अर्थ इनटू एच का स्क्वायर, यही होता है ना? यस सर। So here what we have, say, this is mass of the earth, suppose I call this radius is r and say यहां h है तो यहां पर g की वैल्यू। See, radius of the earth is 6,400 kilometer, this r. Here r is 6,400 kilometer. अब देखिए 6,400 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये 1000 किलोमीटर स्टिल कैन बी नेग्लेक्टेड। अब देखिए क्वांटिटी को ऊपर जो भी है उसको आप 64,000 या 65,000 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, देयर विल बी नो सच डिफरेंस। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। लेकिन अब देखिए इसको मैं और अच्छा कर दूं, सपोज 1000 किलोमीटर के बजाय मैं इसको 100 किलोमीटर करता हूं, हाइट 100 किलोमीटर। यस सर, अब तो सर बी होगा। तो भी मैंने कहा था फेयरली कांस्टेंट, है ना? यस सर। अब देखिए दूसरी बात क्या है, इस केस में मैंने हाइट कितनी ली? केवल 10 किलोमीटर। कितना लिया? और 10 रेंज किलोमीटर। 5000 किलोमीटर लिया है। तो क्या बी वाले केस में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट नहीं मान सकते? यस सर। सोच के बताओ। सर नहीं मान सकते सर, अगर टॉप ऑफ द अर्थ से अगर इमेजिन करें फेंकते हुए तो सर वो अर्थ के मतलब फील्ड से बहुत बाहर निकल जाएगा। No, no, no. Range है 5,000 kilometer, means we have projected a projectile from Delhi and suppose it lands on France. लेकिन वो जमीन से 10 किलोमीटर से ज्यादा ऊपर नहीं जाता, सी 10 किलोमीटर। रेंज बहुत ज्यादा है, बट मैक्सिमम हाइट कितनी है? 10 किलोमीटर। सो कैन वी एज्यूम जी टू बी कांस्टेंट इन बी? नो So सर। why can't I assume so? Yes or no? नो सर। Why not no? क्यों नहीं कर सकते आप सर no? बिकॉज वी इमेजिन सर दैट रेंज इज लाइक आई मतलब कि प्रोजेक्टेड इट फ्रॉम दिल्ली एंड इट वेंट टू फ्रांस, बट इन एक्चुअल वर्ल्ड सर इफ वी प्रोजेक्ट it with such a large velocity, then sir it will means you can understand sir, Yes, like if we look at the अरे, shape of the earth, actually yes, sir. listen my dear, then it's not flat sir, हाँ, it's कोई बात नहीं। geoid। yes sir। अच्छा, हम चीजों को क्या आसानी से नहीं सोच सकते? फिजिक्स को इतना मिस्टीरियस क्यों मानते हो? सी द रीजन इज व्हाट, लिसन, अगर मैंने ये अर्थ लिया, अर्थ की रेडियस कितनी है? 6,400 किलोमीटर। यस सर। तो ये 5,000 किलोमीटर बेसिकली इस अर्थ सरकमफ्रेंस का एक सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करेगा। एक सब्सटेंशियल पोर्शन होगा नहीं होगा? यस सर Yes, होगा। sir. तो अब जैसे सपोज ये यहां से यहां आया, तो आप देखिए हर जगह जी की डायरेक्शन बदल रही है। ध्यान आया? हो सकता है जी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला हो, पर डायरेक्शन तो बदल गई ना। Yes, sir. इस फैक्ट की Yes, sir. तरफ, इस फैक्ट की तरफ कभी ध्यान गया था आप लोगों का?
नो यस सर सर, मैं वही बोल रहा था नो सर। सर। हाँ, मैंने वही कहा ना, आर्यन जो आप बोल रहे थे, तो सर मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हाँ, एक्सप्लेन नहीं, एक्चुअली बेटा क्या होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लो। एक्चुअली क्या था, हम अच्छे से सोच नहीं पा रहे थे, यस सर। क्योंकि जैसे आप एक्सप्लेन करते हो ना, यही हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है, और यही थिंकिंग पैटर्न एग्जाम में जाएगा, तो बड़ा क्लियर कट होना चाहिए ना। सो नाउ आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन, बेसिकली ये एक बात बताने के लिए क्या था, वो ये कि अगर हमें g को कांस्टेंट मानना है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट g वेक्टर। किसके बारे में सोचना पड़ेगा? g वेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। सी हियर, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड कैन बी assumed fairly constant up to several hundred kilometers of height. मतलब कई 100 किलोमीटर हाइट तक भी हम जी को क्या मान सकते हैं? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मान सकते हैं, नहीं मान सकते? यस सर। Is it? It means height is not a measure criteria. But what is measure criteria? Range. But g vector cannot be assumed constant for projectiles of range of several thousand kilometers. क्यों? क्योंकि जी वेक्टर हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर पॉइंट करता है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम मैंने ये अर्थ सरफेस बनाई, और सपोज ये प्रोजेक्टाइल लिया, तो यहां से मैं कहूंगा तो जी वेक्टर इधर होगा, यहां पर जी वेक्टर इधर होगा, इज इट? इस लाइन यहां पे जी वेक्टर इस तरफ होगा, यहां इस तरफ होगा, और यहां रहेंगे जी वेक्टर इस तरफ होगा, एंड दे ऑल मीटिंग टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर, और सपोज मैं डायग्राम प्रॉपर ही बना दूं यहां पे, डोंट नोट दिस डायग्राम, सी दिस वन। सपोज यू टेक दिस एंड से आई टेक दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, और ये ग्राउंड। सपोज ये कोई प्रोजेक्टाइल यहां से यहां चला है ना, अब देखिए यहां पे जब है तो इसका जी इस तरफ है, किस तरफ? यहां पर है तो जी का मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई। गॉट द आइडिया? सो दिस वाज अगेन, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबी रेंज के लिए जनरली हमारे माइंड में क्या जाता है कि बहुत ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं बहुत लंबी रेंज भी नहीं होनी चाहिए। नाउ देयर इज अनदर फैक्ट, हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं, करते नहीं करते? यस सर करते हैं। यस सर। तो दूसरा आइडिया था, इट इज फर्स्ट आइडिया फॉर जी एंड सेकेंड आइडिया फॉर एयर रेजिस्टेंस। जनरली एयर रेजिस्टेंस हम उन प्रोजेक्टाइल मोशन में या यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं, यूजुअली नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है जानते हैं? एक्चुअली ये बहुत इतना ज्यादा नहीं होता, पहली बात, और दूसरी बात ये कभी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि कोई प्रोजेक्टाइल चला, रास्ते में कब कहां कैसे हवा चल रही थी, इट कैन इट बी प्रेडिक्टेड? सर 100% तो नहीं। नहीं,
क्या आप कह सकते हो कोई प्रोजेक्टिल यहां से यहां चला तो उसकी हवा उसको कैसे कैसे हवा मिलेगी? No, sir. So नो सर it cannot be predicted. So you neglect क्यों करते हैं? Because first thing, very small effect as compared to gravity. पहली बात, ग्रेविटी के कंपैरिजन में इसका इफेक्ट बहुत छोटा होता है। और दूसरा क्या होता है? हाईली अनप्रेडिक्टेबल विंड। मैं एयर नहीं कर रहा हूं, विंड, बहती ही हवा। दुनिया का कोई भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसी भी कंट्री का अच्छे से अच्छा ये मौसम विभाग होता है ना, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कब कहां है कैसी हवा चलेगी। तो ये दो कारण इसलिए कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना हो तो आपको इसका मॉडल दिया जाएगा। समझ में? जैसे हम लोगों ने कई क्वेश्चन लिए थे, शायद पिछली क्लास में लिया था, कोई बॉल हमने फेंकी, एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये प्रोपोर्शनल टू स्पीड दिया, ये हमने मान लिया कि यह वास्तव में प्रोपोर्शनल टू स्पीड रहा होगा। सर मान लिया। प्रैक्टिकली तो नहीं रहा होगा ना। तो ये यूजुअली नेगलेक्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, पहला ये, इफ it is given to consider, we have to consider it. और एयर रेजिस्टेंस के लिए जब तक हमें नहीं कहा जाए कि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, तब तक एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे। Now you got this idea? Yes, Just, sir. ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं, इनको भूलना नहीं, कई जगह बहुत अच्छे काम करेंगे। जस्ट आप नोट कर लें, नोट करके मुझे मैसेज करें। सर हाँ सर हम जैसे कैलकुलेशंस में तो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं सर, हम्म। पर अगर हम रियल वर्ल्ड में कोई जैसे एक्सपेरिमेंट करें और उसमें एयर रेजिस्टेंस फैक्टर में आएगा सर, क्योंकि तो सर उससे जरा फर्क पड़ेगा क्या टाइम पे, या थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? चलो मैं इस बात पे आता हूं। आपने पूछा कि हम एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेशंस में नेगलेक्ट करते हैं, बट एक्चुअली में फर्क तो आएगा, यही आपका क्वेश्चन है ना? मेरा क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा फर्क आएगा या थोड़ा सा, अगर रियल वर्ल्ड में करे तो, जहाँ पे आइडल ना है कुछ या विंड अनप्रेडिक्टेबल है और ये सब। एक्चुअली अब देखिए क्या है, वी आर स्टडिंग थिंग्स इन 11th 12th क्लास, इज इट? अभी हमारे पास वो मैथमेटिक्स उतनी नहीं कि हर चीज को कैलकुलेट कर सकें, तो हम बहुत सिंपलिस्टिक मॉडल स्टडी करते हैं। वी आर स्टडिंग मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक्चुअली कभी कभी बॉल बोल देते हैं, लेकिन हम किसकी स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ए पार्टिकल, नॉट बॉल। Yes, sir. समझ में आया? अब पार्टिकल का साइज इतना नेग्लिजिबल होता है कि उस पर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। यस सर, समझ गया। समझ में आया? लेकिन हम जैसे अब चलो बोला क्रिकेट बॉल इज थ्रोन, ए बॉल इज थ्रोन, ऐसे क्वेश्चन में लिखे जाते हैं, लेकिन वहां अभी मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस मत कैलकुलेट करिए, हो सकता है उसका इफेक्ट पड़े, और इफेक्ट तो पड़ता ही है। कई ऐसे गेम होता है जहां एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए और एयर का इफेक्ट इंक्रीज करने के लिए बॉल को अलग शेप दी जाती है। यू माइट हैव हर्ड अबाउट गोल्फ बॉल। Yes, sir. गोल्फ बॉल पे डिंपल्स Reverse होते हैं, swing. डिंपल्स। क्रिकेट में इवन जो बॉल की सीम होती है ना, स्टिचिंग, Yes, sir. उससे भी इफेक्ट पड़ता उससे है। फर्क पड़ता है। बॉलर हाँ, उसी पड़ता को है। यूज कर लेते हैं और बहुत फर्क पड़ जाता है। Again, और just सर see- अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होती सर, तो रेन ड्रॉप्स अगर मतलब नीचे गिरती और विदाउट एयर रेजिस्टेंस, तो उसकी स्पीड से सर उसकी मोमेंटम कुछ ज्यादा एयर ही हो रेजिस्टेंस जाता। नहीं होती तो हमारी दुनिया भी नहीं होती। यस सर। एक ड्रॉप की स्पीड इतनी ज्यादा होती कि एक आदमी के सिर पर गिरना बहुत था। यस सर। मतलब सिर पर गिरती और छेद करते निकल जाती। एक रेन ड्रॉप बहुत थी जिंदगी खत्म करने के लिए एक आदमी की। सर पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता। हाँ, just see, सर again, एयर रेजिस्टेंस में प्रेशर नहीं होता तो और भी बहुत चीजें होती खराब। क्या एक मिनट, आपकी आवाज मैं क्लियर नहीं सुन पाया।
सर मैं बोल रहा हूँ अगर एयर प्रेशर नहीं होता तो फिर हमारे सिर में जो खून है वो भी सारा निकल जाता है, एयर प्रेशर उसे रोकता है, हमारे सिर में रखता है। एयर प्रेशर या एयर रेजिस्टेंस? सर प्रेशर मतलब सर सारी चीजें जो होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा, अब जस्ट सी लिसन, इन द वर्ल्ड एक एक फैक्टर नेचर ने ऐसा दिया है दैट इज वेरी नेसेसरी। हम किसी Yes, एक sir. फैक्टर को डिस्टर्ब कर दें, द एंटायर जो हमारा इकोसिस्टम है ना, इट विल बी डिस्टर्ब्ड। इज इट? सो प्रेशर ऑफ एयर इज ऑल्सो वेरी, बहुत नेसेसरी है। एक्चुअली आप देखिए, एयर प्रेशर अगर जीरो कर दे तो हमारा शरीर ही एक्सप्लोड कर जाएगा। ऑल ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी वो एयर प्रेशर से दबी हुई हैं। अंदर का प्रेशर इतना है कि एयर प्रेशर के कारण उसको बैलेंस भी किए हुए हैं। समझ में आया? अगर एयर प्रेशर जीरो कर दें तो योर बॉडी अगेन विल एक्सप्लोड। कुछ भी हो सकता है। तो इन चीजों को लिसन, अभी इन चीजों को ना डिस्कस करें, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, वैसा कर देंगे तो क्या होगा। आज मेरा आइडिया था आपको थोड़ी बहुत बातें बताने का। इज इट? अब आपके पास नोट्स हैं? Yes, sir. आपके पास नोट्स हैं, मैंने स्टडी नोट्स दिए थे, उसमें से एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन रीड कर लेना, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए वही बहुत है, आई विल टेक इट अगेन इन डिटेल। जिसे एक बार रीड कर लो तो जो बहुत यूजुअल बातें हैं उनमें हमें बहुत स्ट्रगल ना करना पड़े। तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत ढंग से बात करेंगे। आज जो आपको क्वेश्चन थे, आपसे कहा था ना कुछ और बात। ये हाँ, थोड़ा सा नोट करना है यहाँ से सर, क्या? इस पे हमारा। मैं थोड़ा सा हट जाऊं इधर से? यस सर। ठीक ठीक, नोट कर लो बेटा। सर हाँ सर आप जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर वो तो अलग ही है सर, मतलब सर अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेंगे सर तो फिर मतलब जनरल से अलग है मतलब। जनरल से अलग नहीं बेटा, ये वो फिजिक्स है जिससे मैं कई बार बहुत टॉप रैंक तक पहुंचा हूं। सर मतलब सर स्टार्टिंग से फॉलो करना सर, मतलब बाकी चीजें अलग जगह पे, बाकी मतलब फिजिक्स को कवर करना अलग है सर, लेकिन आपका लेक्चर मतलब मिस नहीं करना सर, स्टार्टिंग से देखना। एक मिनट बेटा, मैं आपकी थोड़ी सी अब थोड़ा आवाज आपकी इको कर रही है। अब बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोल रहा हूँ कि मतलब बाकी के जो जनरल जेई के लेक्चर्स एक्सेट्रा जो भी है वो सर अलग है सर, लेकिन आपके लेक्चर स्टार्टिंग से करना है सर मुझे। स्टार्टिंग इनके से तो करने हैं, सर कोई अलग ही दिक्कत है। नहीं। यस भाई, अच्छा आपने आज ज्वाइन किया है क्या? सर कल किया था, आपसे बात तो की थी सर आरजू। अच्छा, आरजू बोल रहे हैं। यस सर। कोई बात नहीं है, कम से कम अरे मत टेंशन लो, पहले का सब कवर हो जाएगा, मत परेशान हो। अगर मैं चीजों को लॉजिक इतना अलग ही क्या? सर दे रहे हैं सर, क्या लॉजिक आप चीज? सर लॉजिक आपका अलग ही है सर, मतलब मिस कर दूंगा सर तो फिर मतलब डेवलप नहीं होगा उतना। अच्छा आरजू, लॉजिक अलग है, लॉजिक नेचुरल है। नेचुरल है सर, वही तो सर हर कोई देता नहीं है मतलब। हाँ, तो बेटा पहले ठीक है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन, स्टेटाइल मोशन की तो बात हुई है ना। मत परेशान हो, यस सर। वो सब कवर हो जाएगा, है ना। मैं बीच में और एक्सरसाइजेज लूंगा तो वो सारी बातें जो भी मैंने एडिशनल बताई है सारी कवर हो जाएंगी उसमें। इज इट? एक्चुअली जैसे आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को बहुत अच्छे समझ में आए, इसलिए आज प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने इतनी सी बातें ली, क्योंकि ये बातें जो आज ली ना, इन बातों को जनरली हम इग्नोर करते हैं। हम फटाफट उन कैलकुलेशंस पे आते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इक्वेशन, याद है? Yes, sir. अरे Yes, बेटा, sir. उनको तो मैं आपको नहीं बताऊंगा तो भी आप कर लोगे ना। मुझे उस बात से डर है कि जो ऐसा फैक्टर आपके आईआईटी एग्जाम में एग्जामिनर को नया सोच के लाने वाला है, जैसे ये जो मैंने और जी की डायरेक्शन का वेरिएशन किया, समझ में आया? सच काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अभी तक आईआईटी में नहीं आया है। इट कैन बी आस्क्ड, और मैं इसको भी कंसिडर करूंगा कि कैसे जब बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी, जी की डायरेक्शन बदलेगी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे डील करेंगे। आइडिया समझ में आया? अब बात क्या है कि कम से कम कौन कौन सी चीज को हमें डिस्कस करना है, हमारे माइंड में आइडिया तो कॉइन हो कि यस ये भी चीजें हो सकती है। अब इसका मतलब ये जानते हैं, इसको अब एक और वर्ड में बोलते हैं क्या? अर्थ की कर्वेचर जो है, मतलब ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन
जिसमें हम देखें तो अर्थ हमें फ्लैट ना दिखाई दे, कैसी दिखाई दे, कर्व। मींस अगर प्रोजेक्टाइल की रेंज इतनी ज्यादा हो गई कि अर्थ के कर्वेचर को हम इग्नोर न कर पाए तो Yes, कैसे sir. डील करेंगे? इन दैट वर्ड आल्सो रिटन। तो आज मेरा पर्पस ये था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपके साइट वो सारे आइडियाज कॉइन कर देना। यस आर्यन अमन सर, आई डोंट हैव द नोट्स। ये मैंने ग्रुप में बहुत पहले फ्लोट किए थे पार्टिकल काइनेमेटिक्स के नाम से। कोई बात नहीं, यस मैं सर। हाँ मैं दोबारा कर सर दूंगा। पाथ फाइंडर वाले ही को आप नोट्स बोल रहे हैं क्या? नहीं, पाथ फाइंडर वाले नहीं, उससे पहले एक मैंने चैप्टर प्लॉट किया, 3 चैप्टर दिए थे। एक तो सर इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स और पार्टिकल काइनेमेटिक्स और पार्टिकल वेक्टर। काइनेमेटिक्स। ओके सर, मैं ग्रुप में मतलब ऊपर स्कैन कर लूंगा। ऊपर स्कैन करना, ये 3 एक साथ दिए थे। यस और पाथ फाइंडर का पहला चैप्टर तो भेजा था, वो अलग बात है ना? यस सर। अच्छा, जिन्होंने नया ज्वाइन किया हो वो मुझे अलग से बात कर लें और मुझे अपना नंबर भेज देना, मैं वापस नोट्स डाल दूंगा। ये आरजू एंड श्रेया, ठीक है? सर एक बार दोबारा से डाल दीजिएगा ग्रुप में। क्या बेटा? सर एक बार वो नोट्स ग्रुप में दोबारा डाल दीजिएगा। ग्रुप में दोबारा डाल दूं? ठीक है, मैं ग्रुप में यस दोबारा सर, मेरे पास आज नहीं है। काइनेमेटिक्स के नोट्स दोबारा डाल देता हूं, ठीक है? सब फिजिक्स वाले ग्रुप में। फिजिक्स वाले ग्रुप में? हेलो सर उसी में डाल दीजिए। अच्छा, सर फिजिक्स क्विज किसी वाले में में भी डाल डाल, दीजिए सर। किसमें? अरे किस में डालें, फिजिक्स क्विज वाले में या किसमें? फिजिक्स क्विज वाले में डाल में भी डाल दीजिए। अरे किसी भी ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? मतलब यस जब- सर। ठीक है। तो आज कम से कम हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा सीखनी उसके बारे में सोचा। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके एनालिसिस चलते हैं। मतलब एक बात ध्यान रखें, केवल सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इक्वेशन उसी पे नहीं जाने वाला हूं मैं, दुनिया भर की सारी बातें और क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें Yes, sir. करेंगे। इज इट? सो थैंक्स, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।